अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरीना फारूक शेख और प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में बात करते हैं कुछ मुल्की सियासत की। तो फवाद चौधरी साहब का बयान आपने मुलाहिजा किया। शहबाज शरीफ साहब की तजवीज़ के ऊपर ये रद्द अमल आया है, जिसमें शहबाज शरीफ ने तजवीज़ पेश की कि वो समझते हैं कि मुल्की मसाइल जितने भी हों मुख्तलिफ महाजों पर, उनका हल ये है कि कोई एक पार्टी इनको सॉल्व नहीं कर सकती, एक कौमी हुकूमत बननी चाहिए और अगर उनको मौका मिला, उनकी पार्टी को मौका मिला तो वो ऐसे ही करेंगे और मुख्तलिफ महाजों पर तमाम लोगों को यकजा करके उनकी एक्सपर्टीज से इस्तेफादा करेंगे। जनाब, इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि अपने केसेस की फिक्र करें, इस तरह की बातें ना करें। अब भी फवाद चौधरी साहब खाली नहीं, कल रात शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला ने भी कुछ इसी तरफ इशारा किया। वो कहते हैं जी अगले 2 साल ऑपोजिशन के लिए बड़े भारी होने वाले हैं, नैब केसेस का फैसला होगा। तो पूछना हमने ये है कि जो इस वक्त कशीदगी की सूरत हाल पैदा हुई है मुल्क में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खासकर, तो जनाब चैलेंजेस तो हुकूमत के लिए भी बहुत सारे हैं, वक्त का मुकाबला सख्त है। क्या शहबाज शरीफ साहब जो तजवीज़ दे रहे हैं, अगर उसको एक जनरल पर्सपेक्टिव में देखा जाए कि एक साथ मिलके इफ़हाम तफ़हीम से मुल्क की मसाइल हल करें, तो क्या ये हुकूमत के लिए भी बेहतर हो सकता है? पूछना अपने एनालिस्ट से हमने ये है कि क्या पीटीआई को शहबाज शरीफ के साथ ताउन करके फायदा मिल सकता है, हाँ या नहीं? के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल का जी तारुफ करवा दूं। हसन निसार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हफीजुल्लाह नियाजी साहब हमारे साथ हैं, इरशाद भट्टी साहब और मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ पैनल पर आज मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आपका इसके ऊपर राय जानना चाहूंगी कि जो कह रहे हैं शोषा छोड़ा बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने कौमी हुकूमत का, क्या समझते हैं कि अगर हुकूमत मिलकर काम करे, क्योंकि चैलेंजेस तो इस वक्त हुकूमत को भी बड़े, तो फायदा हो सकता है? देखिए, बात बड़ी अकल की है, लेकिन ये कौमी हुकूमत की तजवीज़ जो है बात बड़ी अकल की है, बड़े ब्रॉडर पिक्चर में, बड़े एक वो माइंड की और बड़े दिल की एक टाइप। हालांकि शहबाज शरीफ साहब जब वो इमरान खान धरने दे रहे थे उस वक्त तो अपनी पुरानी शेरवानी का टूटा हुआ बटन भी नहीं देना चाहते थे, आज कौमी हुकूमत बनवा रहे। लेकिन कौमी हुकूमत की तजवीज़ मौजूदा हालात, मौजूदा सियासत, मौजूदा सियासी पोजीशनों, मौजूदा सियासी अदम बर्दाश्त में ना सिर्फ काबिल अमल ही नहीं, यानी काबिल अमल नहीं है, बल्कि काबिल तबसरा भी नहीं है। लेकिन आपने चूंकि कहा, और मेरा तो स्पेशली रोजी रोटी जियो से है, हाँ। तो इसलिए मैं तो उस पर तबसरा करूंगा। क्यों समझते हैं कि काबिल अमल और काबिल तबसरा नहीं है? 3 बातें, सिर्फ 3 बातें। पहली बात, अपोजिशन इस तजवीज़ पर पूरी सारी अपोजिशन, हुकूमत को एक साइड पे रखते हैं, अपोजिशन मुत्तहद हो पाएगी। चलो हम मान लेते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जब उन्होंने हल्फ वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो पीपी और नून लीग इक़्तिदार की खातिर इकट्ठे हो गए थे, वो मुशर्रफ साहब से हल्फ भी ले लिया था काली पट्टियाँ बांध कर, लेकिन पूरी अपोजिशन मुत्तहद हो जाएगी। चलो इससे आगे आ जाते हैं, क्या तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर बैठ जाएगी और वो तहरीक इंसाफ जो हुकूमत में और हुकूमत में मज़े कर रही है सिवाय सिंध के, और तहरीक इंसाफ इस सूरत में साथ बैठ जाएगी कि हाँ हम मसाइल में हल करने में नाकाम हो गए हैं, शहबाज शरीफ साहब आइए और कौमी हुकूमत को संभालिए, हम आपके पीछे हैं? ये तो हो ही नहीं सकता कि वो माने कि हम नाकाम हो गए हैं, आप कौमी हुकूमत बननी चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तीसरी बात, क्या शहबाज शरीफ साहब की ये बात वैसे तो मेरा बिलीव है कि गुड का बैड का आपका खेल है, जो कुछ भी बड़ा भाई छोटा भाई भतीजी कर रहे हैं वो, अच्छा भतीजी एक मरतबा फिर खामोश हो गई है, कौम को मुबारक हो। अच्छा, और तो नवाज शरीफ साहब ने ज़रा हल्की ढोलकी पे ललकारें शुरू कर दी हैं, शहबाज शरीफ साहब मफामत ना मजामत और इलेक्शन पे आ गए। अच्छा, तो क्या शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस पर मुत्तफिक हैं, और मरियम नवाज इमरान खान साहब के साथ हुकूमत शेयर करने के लिए मुत्तफिक हैं? बड़ा सवाल, क्योंकि आखिरी मरतबा शहबाज शरीफ साहब ने एक मरतबा कहा था असम्बली में खड़े होकर कि हुकूमत के साथ मिसाके जमहूरियत करने को तैयार हूं, तो मरियम नवाज साहबा ने अगले दिन बड़े तंज भरे लहजे में कहा कि ये मजाके जमहूरियत है और नवाज शरीफ का बयानिया हर कोई उठा नहीं सकता। तो अब क्या ऐसा हो सकता है? तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो गया, और लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, काबिल अमल नहीं हो सकता। और वो इसलिए भी नहीं कि कश्मीर से अफगानिस्तान तक, नैब से इंतखाबी इस्लाहत तक, कोरोना से टड्डी दिल तक, ये शोशे ही छोड़ देते हैं, दुर्फुतनियां छोड़ देते हैं, इकट्ठे हो ही नहीं, इस पर भी नहीं हो सकते।
अच्छा, न्याजी साहब। मैं कोई ऑप्शन तो नहीं लूँगा, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जिसमें हाँ या ना लिया जाए। ये तो बिल्कुल ही एक बहस ही फजूल है। और ये अच्छा। मुफादाती किस्म की है कि जी PTI का क्या मुफाद होगा या शहबाज शरीफ का क्या मुफाद होगा। हाँ। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जी पाकिस्तान का जो मसला है वो फ़कत एक ही है, और वो है आइन और कानून की हुक्मरानी। दहाइयों से पीट पीट थका हूँ, और अभी भी एक ही रट है कि मुमलिकत को बचाना है जी। तो इसको सियासी इस्तेकाम देना है, कौमी हुकूमतें नहीं देनी। ये बिल्ली चूहे का खेल कि 2015 में लगता था कि जरदारी साहब से और पीपल्स पार्टी से कोई बुरी पार्टी नहीं है, धड़ाधड़ अंदर जा रहे थे जी। नैब के वो भी हो रहे हैं, चौधरी साहब से ही भागे जा रहे हैं, नवाज शरीफ से ही भागे जा रहे हैं कराची में, और कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उनको डिच किया गया। 2016 में जरदारी साहब इमरान खान साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के, और हद ये की कि 2018 में आगे चेयरिंग क्लास में जलसा किया जी, आसिफ जरदारी और इमरान खान साहब और कादरी साहब ने। तो ये बात ज़हन में रखें कि ये कोई असूलों की सियासत नहीं हो रही। जब मैं नौजवानी से जवानी की दहलीज पे कदम रख रहा था तो पाकिस्तान के अंदर जो हमारी बहस होती थी वो एक नजरी बहस थी कि पाकिस्तान ने किस किस्म की मुमलिकत बनना है, इस्लामी बनना है, इश्तराकी बनना है, कोई सेकुलर बनना है, लिबरल बनना है। आज ये बहस नहीं है। आज ये बहस है कि पाकिस्तान का निज़ाम अगला क्या होगा। ये क्यों ये बहस छिड़ती है? पाकिस्तान में ये हुकूमत है, वक्त पूरा करेगी कि नहीं करेगी, ये क्यों बहस छिड़ती है? इमरान खान वक्त पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? इलेक्शन 2022 में होंगे, 2023 में नवाज शरीफ से वक्त पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? देखें, मसला हमारा जो है उसको हम समझने की कोशिश करें और ना उसकी तवज्जो देते हैं कि 70 साल से इस मुल्क को जो जुन चिमटी हुई हैं और जिन्होंने इस मुल्क का खून चूस कर रख दिया है, उन्होंने एक ही काम बड़े इस्तेमाल से किया है, पॉलिटिकली पाकिस्तान को। और आखिरी बात सुन ले, मुझे थोड़ा सा ये समझा दीजिएगा। सर, आप कहते हैं सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए, कौमी हुकूमत नहीं, लेकिन सर सियासी इस्तेहकाम के लिए ही तो कौमी हुकूमत की तजवीज़ दी गई है ना, क्योंकि इस वक्त तो जो क्लैश की सूरत हाल है उससे तो कुछ अपेरेंटली अच्छा नहीं निकल रहा है। देखें जी, वो मैं चौधरी फवाद साहब पे तो तबसरा कर दूं जो मुझे पहले फिक्रे में कर देना चाहिए था। क्यों क्या है, हुए शह का मुसाहिब और फिर इतराता वगरना गालिब की शहर में आबरू क्या है। अब मसला ये कि ये जो होते हैं ना 7 रॉयल्टी जो हुकूमतों के लेफ्ट राइट होते हैं और जो तासर देते हर हुकूमत के जी। और फिर इनकी वजह से हमें सहूलत है शेख रशीद साहब की वजह से कि हमें ये भी पता है कि टेंच भाटा क्या, ये कौन सा गेट है और गेट नंबर 4 क्या है। ये सहूलत मुझे वैसे हासिल नहीं होनी थी, ये नहीं मसाहिबीन की वजह से हुई है। देखिए, आप कह रहे हैं जी कि कौमी हुकूमत ये स्टेबिलिटी नहीं लाएगी, ये एक एक्सपीरियंसी है। अच्छा। ये सिर्फ सहूलत कार जो हैं आप उस तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा के वो काम करें तो ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर बुहरान आएगा, क्राइसिस आएगा। चुनाचे जो लोग इमरान को लाने वाले हैं, जो कहते हैं कि जो सिलेक्टर्स हैं, कोई अंपायर्स हैं अगर हैं। सर, यानी आप कहना चाह रहे हैं पैगाम कहीं और है? जी, मैं एग्जैक्टली कह रहा हूं कि ये भट्टी साहब के लहजे से नहीं पता चल गया कि कितने सॉफ्ट कौमी हुकूमत के ऊपर। आप तो मुझे ना बताया करें। पैगाम जो है, जो कबूतर है उसकी चोंच के अंदर जो पत्ता है वो भट्टी साहब के पास जाता है, मेरे तक वो चोंच में चीज लेकर नहीं आता। तो क्राइसिस आप कैसे बचेंगे? अच्छा, आप पाकिस्तान को खुदा के वास्ते कौमों के मिट जाने की जो दास्तान है उनमें एक ही चीज कॉमन है। अच्छा। कि उनके अंदर सियासी अदम इस्तेकाम रहा है। 3500 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री देख लें, पिछले 200 साल की देख लें, कौमें मिट जाती हैं। मशीर पाकिस्तान खो चुके हैं कि सियासी सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, और ये खुदा के वास्ते पाकिस्तान को दे दे। अच्छा। यही सबसे बड़ा ठीक है, मैं इसके ऊपर आके जरा आपसे मजीद वजाहत देती हूँ। नहीं, मैं पहले हसन निसार साहब को कमेंट जानना चाहती हूँ। हसन निसार साहब, मैं आती हूँ, मैं प्लीज ठीक है, आपका जवाब नहीं में लिखिए। हसन निसार साहब, देख लिया ना, अब जवाब चेंज हो गया है। ये होता है डिफेंसिव अलीना। अच्छा, हसन निसार साहब की बात सुन ले जी। देखें, एकेडमिक सी बात मैं कर रहा हूं कि हुकूमत को ये इनकी अपनी बेहतरी होगी इसमें अदालती और सियासी मामलात को अलग रखना चाहिए।
पार्टी बन भी जाए तो इनको पार्टी के तौर पे दिखाई नहीं देना चाहिए कि इस मामलात में या इन मामलात में इनकी हद से बड़ी भी कोई दिलचस्पी है। जब तक फैसले नहीं हो जाते अफाम तफहीम ही मुस्बत अंदाज होगा, डायलॉग करें, बात करें, देयर इज नो हार्म, उसमें कौन सी ऐसी बात जी। बस जी। लेकिन सर पीटीआई का तो नारा ही यही है ना, एहतसाब का, और फिर उसके ऊपर उन्होंने पूरी की पूरी अपना नैरेटिव बिल्ड किया है। जो क्या आपको लगता है कि इस वक्त अगर मिलके बैठेंगे तो बैकफुट पे आ जाएंगे, ये तासुर जाएगा एटलीस्ट? आप ठीक कह रहे हो। और ये बात सुने, ये अपना फीजुल्लाह नियाजी साहब बैठे हैं, ये एहतसाब के इधर तो इस लफ्ज का तो मुजद ही मैं हूं, ये लेके आए थे सलमान को, वो जो सिंगर नहीं, एहतसाब नहीं इंतखाब, वो मैंने लिख के दिया था उसको। वो जो फारूक लगारी प्रेसिडेंट थे उन्होंने बैन कर दिया था। एहतसाब का मतलब कुछ और है। ये जो एक इमेज बन गया है ना गवर्नमेंट का कि देयर पार्टी, हुकूमत का ये काम नहीं है। एहतसाब बहुत बड़ा लफ्ज है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप साबिक हुक्मरानों की लाइन बना के उन पे मुकदमात और आउट ऑफ द वे जाके चढ़ जाए। नहीं, अदालतों का काम है, उनको करने दो आप, उसके लिए आउट ऑफ द वे जाना नहीं। एहतसाब बुनियादी तौर पे किसी भी इंसानी माशरे का मरकजी ख्याल होना चाहिए। ये जिस तरह का एहतसाब हो रहा है, मुझे अजीबोगरीब तरह के सवाल आते हैं कि जी ये तो हथकंडे के तौर पे या फलाना इस तरह की बात, ये तासुर नहीं जाना चाहिए। परसेप्शन में सही है, ये गलत है, इसकी बात नहीं कर रहा। परसेप्शन इसी तरह का है कि जी हुकूमत को काम ही कोई नहीं और जिस तरह से दुरुस्त नहीं है। बात करो आप। भी बात की शहबाज, देखो शहबाज शरीफ, सुन ले ना, शहबाज शरीफ इज अ पॉलिटिकल रियलिटी। पॉलिटिकल रियलिटी तो वह है, आप जो मर्जी कहते रहो। तो सियासत नाम ही अफहाम तफहीम का और बातचीत का नाम है, वरना तो फिर सीधी सादी जंग है, शमशीर जनी करो। बहरहाल आप आगे चलें। ठीक है, मज़े साहब आपकी क्या राय है? देखिए, पहले तो ये कि ये स्टेटमेंट इस तरह दिया ही नहीं था, मैं तो उधर मौजूद था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल दूसरे पैराए में दिया था शहबाज शरीफ ने, और वो उन्होंने अगले इलेक्शन की बात की थी कि जो अगला इलेक्शन हो उसमें जो भी पार्टी जीते उसको चाहिए कि दीगर जमातों के, हालांकि मेरा जवाब ना में है क्योंकि मैं इस आइडिया के खिलाफ हूं। ये क्या होता है कौमी हुकूमत, सबको मिला के आप अपनी हुकूमत करें, अच्छी हुकूमत करें, खत्म होगी बात। दूसरी बात, हसन निसार साहब ने बहुत अच्छी बात की और बहुत ही अहम बात की कि भाई अदालतों को अपना काम। अब इसके पैराए में आप देखें कि अगर शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब आज ये बात कह रहे हैं और अगले 6 महीने बाद शहबाज शरीफ जेल में होंगे, तो इसको क्या समझा जाएगा? चाहे वो सही फैसला हो, इसको ये समझा जाएगा कि आपको कोई चीज फीड की जा रही है क्या, कि अगले उसमें वो आ जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब जेल में होंगे। ये जो चीजें हैं मिनिस्टर्स अननेसेसरी बोलते हैं, ये उसका नतीजा है। तो शहबाज शरीफ साहब ने कल जो बात की थी वो उन्होंने अगले इलेक्शन की बात की थी कि अगले इलेक्शन में जो, और उन्होंने कहा ये मेरी जाती राय है कि अगले इलेक्शन में जो भी पार्टी जीते, लेकिन ये आइडिया ही गलत होता है। दो नजरियात कैसे एक यकजा हो सकते हैं, यकजा होकर हुकूमत कर सकते हैं? नहीं कर सकते, दो मुख्तलिफ बयानिए हैं। कई इवन कोलिशन गवर्नमेंट जो हैं वो एक साथ नहीं चल पाती माफ कीजिएगा। तो मेरा ख्याल है ये आइडिया से बेहतर है कि आप साफ सुथरी गवर्नमेंट करें, चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट हो, पीएमएलएन की हो, किसी की भी हो। और वही प्रॉब्लम आती है हमारी कि हम जब अकेले एक हुकूमत नहीं कर सकते, एक शफाफ निजाम नहीं चला सकते, तो कोलिशन कैसे चला सकते हैं? तो कौमी हुकूमत बना के कैसे चला सकते हैं? तो मेरा ख्याल है मैं इस बेसिक आइडिया के खिलाफ हूं। बेसिक आइडिया के आप खिलाफ हैं। भट्टी साहब आप कुछ ऐड करना चाहे तो सर प्लीज क्विकली। जी अगर मैडम शेख मजहर अब्बास की साहब की ये बात मान ली जाए कि वो अगले इलेक्शन की बात कर रहे थे, तो शहबाज शरीफ साहब मुझे 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख कर दें कि अगर वो जीत गए तो वो कौमी हुकूमत में सबको शामिल करेंगे, अगर मुस्लिम लीग नून जीत गई तो तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, सबको कौमी हुकूमत में शामिल करके हुकूमत बनाएंगे। अगर वो ये लिख के देते हैं तो कल से मैं भी ये ढोल पकड़ के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में फिरूंगा
और नवाज शरीफ साहब को पालक गोश्त के बाद इनकी कौमी हुकूमत के तराने भी गाऊंगा। सर आप उस चीज का तो जवाब देना जो न्याजी साहब ने कहा था। क्या कह रहे हैं जी, ये जो पैगाम था ये पैगाम ही किसी और के लिए था। हाँ नहीं, न्याजी साहब की बात में वजन है। न्याजी साहब की बात में वजन इसलिए है कि जो बंदा इलेक्शन से पहले वजीर आजम बन चुका और काबीना फाइनल कर चुका और 13 मुलाकातें बुरके पहन के कियानी साहब से कर चुका हो और गुड काप हो और मफामत का हामी हो, वो सुना भी तो सकता है ना। अच्छा। कि भाईजान कौमी हुकूमत भी बना लें, भाईजान कोई साडे वाल भी वेखो, एक साडे वाल तक सजना तेरी की हो के तेरी किधर गई आंख सजना। अच्छा जनाब, हमारे बुनियादी सवाल के जवाब में हमारे अक्सरियत की राय ये है कि जो बुनियादी कौमी हुकूमत का कॉन्सेप्ट है उसे हमारे अक्सरियत पैनलिस्ट की एग्री नहीं करती, लेकिन ये कहते हैं कि जनाब इफ़हाम व तफ़हीम का जो आइडिया है वो बुरा नहीं है, उसी से मामला आगे चलने चाहिए, उसमें कोई कबाहत नहीं है। थोड़ी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ हाजिर होते हैं। जनाब कुछ खित्ते की सूरत हाल की बात करते हैं। आज एक तारीख रकम हुई है, 20 साल जंग का खात्मा हुआ है अफगानिस्तान से, आखिरी अमरीकी फ़ौजी भी चला गया, इनखला हो गया है अमरीकी फ़ौजियों की, उनके जो सिफारती अमला था सब कुछ, और आहिस्ता आहिस्ता करके जो दीगर चीज़ें हैं उसमें भी पेशरफ्त मुतवक्के है। अब यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज है खित्ते के लिए, ख़ास तौर पर यह कि आइंदा का अफगानिस्तान कैसा होगा। क्या तालिबान जो दावे कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा उतरेंगे? क्या जिस तरह से अमन को बरकरार रखने का खित्ते में ख़ास तौर पर वो दावा करते हैं वो किस तरह से मुमकिन होगा? सवाल हमारा कुछ यूं अपने एनालिस्ट के लिए कि अमरीकी इनखला के बाद क्या अफगानिस्तान की सूरत हाल बेहतर होगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। न्याजी साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। सिक्योरिटी का चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज, क्या आप समझते हैं कि तालिबान कंट्रोल कर पाएंगे खाना जंगी को, इंतहा पसंद ग्रोहों को, और खित्ते में अमन मुमकिन बना पाएंगे? देखिए जी, जो अब तक सूरत हाल है उसमें एक जो सबसे मुस्बत पहलू है, वैसे तो कई चीज़ें मुस्बत हुई हैं कि तालिबान को बहुत बड़ी पब्लिक की सपोर्ट हासिल है, और ये एक वजह थी कि वहाँ ब्लड शेड नहीं हुआ क्योंकि पब्लिक जो थी पॉलिटिकल इन्वॉल्व, वगैरह वो तो 50-60 हज़ार जंगजू थे, उनके मुकाबले में ऑर्गेनाइज आर्मी थी जिनके पास 7th जनरेशन वेपन्स थे, 3 लाख अफगान प्लस आप बाकी भी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन और फिर कोलिशन जो इत्तेहादियों की जो फोर्स थी, तो ये एक पब्लिक सपोर्ट उनके पास थी। दूसरी बात यह है कि मैं नहीं समझता हूँ कि अमरीकियों के जाने के बाद कोई बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन या वजह निज़ार रह जाएगी, और ये चाहे वो दाइश हो, और बगैर इसमें जाने बगैर कि जी दाइश कहाँ से पैदा हुई, सीरिया में, इराक के वेस्टर्न साइड से, नॉर्थर्न साइड से, और फिर अफगानिस्तान क्यों ट्रैवल करके आई, और फिर अमरीकियों ने क्यों शुरू से किया कि जी दाइश दाइश दाइश। लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी आज जनरल मैकेंजी का स्टेटमेंट, जब वो ज़ाहिर है कि बिग डे फॉर अफगान, वहाँ तो जब 12:01 हुआ अफगानिस्तान टाइम, तो आखिरी जहाज़ गया है, तो उसके बाद सारी रात वहाँ फायरिंग होती रही। अफगानों का एक अपना कल्चर है, इस तरीके से वो खुशी मनाते हैं जो अफगानिस्तान के अंदर जो जश्न मनाया। लेकिन जनरल मैकेंजी ने सुबह का उसने कहा ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ये ऑप्शन ख़त्म हो गई है कि हमें अफगानिस्तान के अंदर जो है अगर हमने देखा कोई ऐसी चीज़ तो हम वहाँ से अटैक करना हमारे लिए हर वक्त मुमकिन है और मुमकिन रहेगा, और अपने टारगेट्स को मारते रहेंगे। Exactly, हाँ। अब ये जो बात है ना, ये बात है कि आप होते हैं बीज बोते हैं कॉन्टेंशंस के और एक तनाव के या एक अगले बंदे को चाहने के, जबकि तालिबान तो जब इन्होंने पिछले दिनों अटैक हुआ तो उसके जवाब में जब ड्रोन हमला किया तो तालिबान विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स उन्होंने कहा जी कि ये आप नहीं कर सकते थे हमारे सॉवरेन मुल्क में। अब तालिबान ये रिक्वेस्ट करें अमेरिका से, और आज भी उन्होंने उनका ये बयान आया है कि अमेरिका से हम अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, अमेरिका से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करें। आखिरी बात यह है कि जो खतरा है उनको वो अमेरिका से है। मेरे पूरे इसमें कोई ये नहीं कि आज की वजह से, हमेशा से है, क्योंकि अमेरिका वहाँ पे 100 साल रहने के लिए आया था, लेकिन बड़े बेआब लोगों के तेरे कुछ सामने निकले। जी
तो बादी नजर में क्या आपको लगता है, क्या मुझे लगता है कि हालात बहुत बेहतर होंगे और पाकिस्तान के लिए इससे अच्छी खबर पिछले कई सालों में नहीं आई। बहुत ही अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, और मुझे नहीं बड़ा, हालांकि वहाँ पे एक दो हमले हुए हैं चौकियों पे। मैं भट्टी साहब के पास जाना चाहूंगी, लेकिन खतरा मंडला रहा है। भट्टी साहब, ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान यहाँ पे बड़ा अहम, क्योंकि वो कहते हैं कि जी TTP से मुतल्लिक पाकिस्तान को देखने हैं मामलात। फिर ये जो अभी न्याजी साहब ने बात की, भी बड़ी अहम कि जी सदर बाइडेन अगर कहते हैं कि जी हम बदला लेंगे, जो पिछला अटैक हुआ उसका, क्या होंगे उसके मुहर्रिकात, पाकिस्तान के लिए क्या मीन करता है ये? देखिए मैडम शेख, आपकी भी बात और न्याय साहब की भी बात बिल्कुल ठीक है कि अब मुझे खुदा न खास्ता, अल्लाह करे मैं गलत हूं, लेकिन अब ज़्यादा मुझे लगता है कि ड्रोन अटैक्स हुआ करेंगे अफ़गानिस्तान पर भी और हमारी तरफ भी। खुद कहीं ऐसा ना हो कि दाश को मारने के लिए या अलकायदा को या फलाने को या फलां को, तो मुझे इसका खदशा लग रहा है। दूसरा ये भी, अब दूसरी बात ये है कि आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि बहुत सारे अभी इफ्स एंड बट्स हैं। नई काबल हुकूमत मुकम्मल तौर पर किन अफराद पर होगी, इनका रवैया कैसा होगा, और अमेरिका, मगरब और हमारा रवैया उनसे कैसा होगा, तालिबान का अमली रवैया। बातें तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत की हैं और अल्लाह करे वो अपनी बातों पर कायम रहें, बातें तो, लेकिन अमली रवैया कैसा होगा। पाकिस्तानी तालिबान, अफगानी तालिबान, अलकायदा और ख़ास तौर पर दाश से अंदरूनी तौर पर तालिबान के भी हरीफ हैं, जिसमें अमरीकी भी मरे, तालिबान भी मरे दाश के हमले में। तो अब वो क्या अमन मुमकिन होगा, क्या खाना जंगी रुक पाएगी? रूस, चीन, वस्ती एशिया रियासतों का और ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? काबल नई हुकूमत अपनी मईशत को चला पाएगी? सबसे बड़ा है पैसा, खाना, आटा, घी। लेकिन अगर आप सूरत हाल को यहाँ से देखते हैं, क्या आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं या अंदाजा क्या लगाते हैं? बहुत और अफगान और फिर अफगान सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल तो नहीं किया जाएगा फ्यूचर में। तो मैं आज न्याय साहब के पीछे गुड फेथ में नहीं लेना चाहता हूँ, गुड फेथ में, क्योंकि मुझे खुशी है कि अमरीकी पिटुओं, भारतीय नमक हलालों, टके टके की बातों करने वालों से हमारी जान छूटी, और दुआ है कि अल्लाह करे कि पड़ोसियों के साथ भी तालिबान के अच्छे तल्लुकात हों और अवाम के साथ भी। तो इसलिए मैं हाँ का ऑप्शन लूंगा कि मुझे पहली हुकूमत से तो बहरहाल बहुत इशारों किनारों में कहा है, शायद जानी प्लीज भट्टी साहब की बात क्विकली न्याय साहब। जी जी देखें जी, ये जियो ने, ये जब सलीम साफी साहब के साथ इंटरव्यू आया ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का, तो उसके बाद जियो ने जिस तरीके से वो समझा है, मैं उससे मुतफिक नहीं हूँ। उनके जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जरा वो गौर करें, और मेरे साथ बहुत बड़े दानिशवर बैठे हैं और वो देख के बताएं कि मुझे ये इसकी गुत्थी सुलझा दें। उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान कैटेगरिकली कहा है, उन्होंने कहा जी तालिबान, उन्होंने कहा पाकिस्तान का मसला है। ज़ाहिर है वो नहीं कह सकते थे हम इसको हल करेंगे, फिर वो किसी के मुल्क में दखल देते। दूसरा, हमारे मुल्क से कोई अटैक नहीं हो सकता, हम नहीं इजाजत देंगे। तो कैटेगरिकली वो जो स्टैंड है उसके अंदर से ये नहीं निकलता कि उन्होंने कहा ये पाकिस्तान का मसला है। उन्होंने कहा वो अगर अपने मुल्क को मानते हैं, नहीं मानते, ये हमारा मसला नहीं है। जाहिर हम क्यों उनका मसला बनाएं, लेकिन उन्होंने कहा हमें तालिबान से ये गारंटी चाहिए कि इनके जो TTP है इसको वहाँ पे आप जो परागाह है नहीं मिलेगी। बिटवीन द लाइंस बात करने वाली। अब बाकी आपने जो बात की मैं उसको दोबारा दोहराता हूँ कि जो बाइडेन ने कही है कि वी डोंट फॉरगेट एंड डोंट फॉरगिव, तो वो एक बड़ी डेंजरस बात है जो मैकेंजी ने आज दोहराई है, जनरल मैकेंजी ने। यकीनन। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, अपने बाकी दोनों तज्जियाकारों की राय बात। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। हसन निसार साहब, तमाम तर हालात को मद्देनजर रखते हुए आपका क्या अंदाजा है? देखें, तमाम तर हालात को नहीं, मैं तमाम तर हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए एक जुमला बोलूंगा, हालात को छोड़ें जी। इस मुल्क की जिसे कभी खुरासान कहते थे, एक तारीख है। जब तक माइंडसेट तब्दील नहीं होता अलीना, अफगानिस्तान और अमन व अमान दो मुख्तलिफ नहीं, दो मुतजाद चीजें हैं, ये कभी नहीं होगा। बस काफी है, अदरवाइज तकरीर करने को तो 10 घंटे भी बोल सकता हूँ इस पे। नहीं सर, बड़ी आपने मानी खेज बात की है, लेकिन मजहर अब्बास साहब इसी बात को आगे हराम है इनके लिए। आपने बहुत मानी खेज बात की। मजहर अब्बास साहब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, अब फैक्टर्स और थोड़ा सा डेमोग्राफिक्स भी चेंज हो गए। अब रूस और चीन यहाँ पर मौजूद हैं और वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, उम्मीद तो हमेशा रखनी चाहिए और इस चीज की उम्मीद रखनी चाहिए, ये समझना चाहिए कि 20 साल की एक जंग और उससे पहले के 20 साल की दूसरी जंग,
दो जंगों के बाद एक मुल्क का संभलना बहुत बहुत ही चैलेंजिंग होता है। एक अपॉर्चुनिटी मिली है तालिबान को, लेकिन उनके पास चैलेंजेस क्या हैं? उनके पास सियासी चैलेंजेस हैं, उनके पास माशी चैलेंजेस हैं और उनके पास अमन और अमान के चैलेंज है। और तालिबान जो उन्होंने इनिशियली आके चीजें की हैं, जो मैसेजिंग की है, वो बहुत अच्छी मैसेजिंग है, लेकिन अब आज से उनका इम्तिहान शुरू होगा जब उनकी फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट होगी कि वो पॉलिटिकली अपने मुखालफीन को किस तरह टैकल करते हैं, वो दुनिया की सपोर्ट हासिल करने के लिए क्या कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान उन ममालिक में हो जो सबसे पहले उनकी हुकूमत को तस्लीम कर ले। लेकिन एक मुल्क जो 20 साल की जंग के बाद जो है वो एक नई जिंदगी उसे मिली है, वो उनके लिए ऑप्शन नहीं ले रहा है। हाँ, जाहिर इस वक्त बहुत चैलेंजिंग है। एक उम्मीद जाहिर इस वक्त तो आप 20 साल का जायजा इतनी जल्दी तो आप नहीं कह सकते, लेकिन एक चैलेंजिंग है और उनको मौका मिलना चाहिए। दुनिया को अपनी शिकस्त तस्लीम करके उनके मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, बल्कि सपोर्ट करना चाहिए। नहीं करनी चाहिए, ये आपकी राय है। ठीक है जी। मजहर अब्बास साहब समझते हैं जनाब अभी बड़ा अर्ली है कुछ भी के लिए, 20 साल ये जंग जारी रही है, अब खात्मा हुआ है तो देखना होगा कि क्या होता है। हमारे दो एनालिस्ट भट्टी साहब और न्याजी साहब समझते हैं कि हाँ जी बेहतर होगी सूरत हाल अफगानिस्तान की इनखला के बाद, जंग के खात्मे के बाद, लेकिन माजी को मद्देनजर रखते हुए हसन निसार साहब इससे अग्री नहीं करते। वो समझते हैं कि नहीं जी काफी मुश्किल है। जनाब टाइम विल टेल, हमें अभी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।